किसी भी दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर के काफी आगे। इसके पहले तक जो है T-72 होता था, लेकिन ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्जन है T-90, जो कि विस्म के नाम पे भारत में जाता है। भारत के अंदर जो आत्मनिर्भरता में जो टैंक बन रहा है वो भी इसके पीछे है, वो है अर्जुन टैंक। जो अर्जुन टैंक वो भी इसी चीज के साथ है। और इन टैंकों के साथ अगर आपने देखा तो पीछे ड्रोन भी लगा हुआ है और एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि टैंक्स को आगे तक जाता फिर वहां से ड्रोन ऑपरेट करते हैं, यानी कि इसके स्टेशन पे हैं, उनको ऑपरेट कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। और वहीं पे इनका जैमर्स भी लगे हुए हैं, जो कि आगे जाकर के ये आगे दुश्मन के इलाके में जाकर के इनकी जैमिंग को रोकते। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल युद्ध की तरह से किस तरह से आगे जाएंगे और रोकेंगे। इनके साथ जो है आप देखेंगे कि जो बी व्हीकल यानी कि जो बिना टैंक वाली गाड़ियां हैं, उसमें रेकी ट्रूप्स हैं जो कि साथ साथ आगे चल रहे हैं। जो एक तरह से बैटल में क्या होता है कि टैंक के आगे आगे रेकी ट्रूप्स चलते हैं, जो कि साफ साफ बताते हैं आगे चलिए, और वो आगे जा रहे। इनके पीछे आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के ड्रेसों में, जो कि एक तरह से स्काउट्स हैं, जो कि आपको मतलब कि ये छिपे हुए लोग होते हैं जिनको पहचानना मुश्किल होता है। किसी भी जिस तरह का टेरेन होगा उस तरह के कपड़े पहनेंगे, उस तरह के उसमें ढंग में रहेंगे और आगे की तरफ जा करके उन दुश्मन के पूरे ठिकानों का, उनके गतिविधियों की पूरी जानकारी देते हैं और उस हिसाब से जो है सेनाएं जो है अपने जो भी अंग है उनकी कार्रवाई करते हैं। भारत की सैन्य शक्ति हम इस वक्त देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर, जो कभी राजपथ हुआ करता था और अब कर्तव्य पथ है। और सैन्य शक्ति न सिर्फ हिंदुस्तान देख रहा है बल्कि पूरे विश्व स्तर पर यूरोपियन कंट्रीज देख रही हैं और हमारे पड़ोसी देश भी देख रहे हैं, और शायद उनको देखना ज्यादा जरूरी है। सर, ये जो सैन्य शक्ति इस वक्त कर्तव्य पथ पर नजर आ रही है, ना सिर्फ जैसा अभी आरपी सिंह सर ने बताया भी कि जिस तरीके से हम MiG-21 की बात करते हैं, हम अर्जुन की बात कर रहे हैं, हम ट्रंक्स की बात करते हैं, हम ट्रूप्स की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की शक्ति को लोग अब मानने भी लगे हैं, जानने भी लगे हैं, और देश तमाम तरीके से, अगर पड़ोसी देशों की खासतौर पर बात करें तो अब उनको डरना चाहिए। नहीं, लोग देख रहे हैं सैन्य शक्ति, जो हमारे सैन्य सामर्थ्य है उसको देख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री कैसे बताते हुए उनको बता रहे हैं कि क्या है। तो इसके साथ साथ देखिए हमने टेक्नोलॉजी से भी अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है, उतना लैस किया कि अब जैसा भी कर्नल साहब भी बता रहे थे कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ड्रोन के साथ साथ में जो हम एक रडार सिस्टम को फेल्योर करने की बात भी करते हैं ना, उसका भी सिस्टम का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तस्वीर आपको याद होगा अभी जब वेनेजुएला में स्ट्राइक किया था अमेरिका ने, तो कैसे उनका जो सिस्टम है पूरा उसको ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि रडार पे वो हथियार वो हवाई जहाज भेजे थे जो रडार पे नहीं आ पाए थे, रडार उनको नहीं कैप्चर कर पाया था, और उन्होंने पूरे रडार सिस्टम को ही खत्म कर दिया था, तब जाकर के ये स्ट्राइक की थी। तो उसी तरीके से जिस तरीके से ये टैंक है, उन टैंक में रडार सिस्टम से बचने का भी तरीका शायद बताया गया होगा, कर्नल साहब बताएंगे उसको। और ये फिर एंटी ड्रोन भी सिस्टम उसमें लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के हमने अपने आप को पूरी तरीके से सुसज्जित कर लिया है, नई टेक्नोलॉजी से उसको सुसज्जित कर लिया है, तो जिससे कि हम ना सिर्फ दुश्मनों पर अटैक कर सकें बल्कि अपने को डिफेंड भी कर सकें। जिस तरीके से अभी हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन सिंदूर के समय, हमने अपने आप को डिफेंड किया, उससे उसी तरह को डिफेंड भी कर सके और साथ ही साथ में अटैक भी कर सके। तो टैंक की जहां मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ साथ में ये जिन चीजों से हमने अपने आप को लैस किया है उसकी भी अद्भुत क्षमता है जो पूरा विश्व इस नजारे को देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। आरपी सिंह सर आपके पास आएंगे और कर्तव्य पथ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये गन सिस्टम जा रहा है अभी हमारी नजरों से गुजर रहा है, जरा इसके बारे में भी जरा रोशनी डालिए सर। ड्रोन सिस्टम आपके आगे चला गया, आपके आगे जो है अभी मैंने देखा कि RL जो एक तरह से रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं वो भी आपके चले गए, जो मिसाइल्स के फायरिंग वाले दिव्यास थे वो भी आगे चला गया है। और अभी जो है अभी देखिए
ये मेरे ख्याल से ब्रह्मोस आपके सामने आने वाला है। और ये सब मिसाइल्स जो हैं, सिस्टम जो हैं, जो कि माउंटेड होते हैं, इनकी खासियत ये होती है कि कहीं से भी फायर कर सकते हैं, जमीन से भी फायर कर सकते हैं, ये हवाई जहाज से भी फायर कर सकते हैं, और नेवी के शिप से भी, फ्लाई प्लेटफॉर्म से भी फायर कर सकते हैं। अब इनकी क्षमता इतनी आगे तक जा रही है कि एक देश से पार करके दूसरे देश में भी जा सकते हैं। इनकी पेलोड जो है काफी ज्यादा है, और इनकी जो है मतलब एक तरह से इतनी स्पीड फास्टर हो रही है कि इनकी गति सीमा इतनी तेज है कि इनको इंटरसेप्ट करना भी एक तरह से मुश्किल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी नई खेप जल्द रोल आउट करने वाली है, जो वो भी है। इसके अलावा जो है आपके सूर्यास्त्र जो है, MBPT और अब T-90 टैंक आपको दिखाया गया, ATGM मिसाइल्स आपने देखे होंगे जो कि आगे जा चुके हैं, वो भी आपके वो जो ड्रोन के तीन तरह के सिस्टम समझ लिए। ड्रोन नॉर्मल आपके छोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन, और ड्रोन के अंदर जो मिसाइल फिट होते हैं वो उसके अंदर भी है। उसके अलावा जो है काजी ड्रोन्स होते हैं जो कि छोटे सुसाइडल ड्रोन होते हैं, लोटरिंग अम्युनिशन होते हैं जो कि एक तरह से अम्युनिशन को ऐसा मारते हैं कि अम्युनिशन कहीं भी जाके चारों तरफ फैल जाता है, और इतना कैजुअलिटी जो है एक मास कैजुअलिटी करती है, जो कि आगे आपने टैंक के ऊपर देखे थे। उस तरह के ड्रोन होते जो आगे जाके फटते हैं तो उसमें कई कैजुअलिटीज हो जाती हैं। इसी तरह से एक ड्रोन होता है जो कि आगे तक जाता है और उसको जैमिंग करता है कि कोई ड्रोन आ रहा है तो उसको पहले ही जैम कर देता है, जिससे कि वो आपके सीमा के पहले उसको इनफेक्टिव कर देता है। तो तीसरा एक तरह का ड्रोन होता है, लॉजिस्टिक होता है। अगर मान लीजिए कि आपके कोई भी जवान या कोई भी ट्रूप्स आगे जा रहे हैं, उनके सामान, अम्युनिशन या कोई चीज की जरूरत है, तो वो पीछे से खुद लेके आता है और आगे तक डिलीवर करता है, वो लॉजिस्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो आप ड्रोन की समझ लीजिए कि कितनी चीजें होती हैं जो कि एक तरह से इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, आपके एफिशिएंसी के लिए जो वेपन सिस्टम्स है, जो आपने उसको गाइड किया, उस तरह से आप कहीं पे बैठे हैं लेकिन ड्रोन को कहीं पे ला करके आप अटैक कर सकते हैं। इसी तरह से आप पीछे से जो चीज की जरूरत है उसको आप आगे मांग सकते हैं। अब सोचिए कारगिल के अंदर जब लड़ाई हुई थी कितनी कैजुअलिटी हुई थी, 550 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन अगर आज के दिन अगर कारगिल हो तो आपका एक भी जीवन का मतलब एक भी डेथ नहीं होगा, और यही ब्रह्मोस, यही आपके मिसाइल्स, यही आपके ड्रोन उस टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये एफिशिएंसी है इसमें जो है आजकल के टेक्नोलॉजी में, जो कि भारत जो है एक तरह से बहुत आगे जा चुका है। चौथा एक तरह से बलशाली कह लीजिए, सशस्त्र कह लीजिए, एक तरह से निपुण कह लीजिए, सेना हो चुकी है, चौथे पार पे आ चुकी है, और जल्द ही आगे बढ़ करके जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है एक तरह से इकोनॉमिकल कंडीशन में, आपकी सेना के रूप में भी जो है भारत एक ऐसे स्टेज पे आ जाएगा कि लोग भारत से मदद के लिए आगे आएंगे, वेपन सिस्टम खरीदने के लिए। जी कर्नल साहब, एक सवाल यहाँ पर ये है, जैसा युद्ध अभी हमने देखा, एक तो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध देख रहे हैं, लेकिन एक जो सर्जिकल स्ट्राइक किया अभी अमेरिका ने वेनेजुएला में जाकर के, तो उसने उनके डिफेंस सिस्टम को एकदम धराशायी कर दिया, और उनका जो रडार सिस्टम है उसको भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, और जिससे कि ज्यादा कैजुअलिटी ना हो करके और बड़े आराम से वहां के राष्ट्रपति को उठा करके लेके चले आए। तो ये स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ, वो देख लीजिए, पहली बार भारतीय सेना ने एनिमल पावर को इस्तेमाल दिखाया है। आपने देखा बेटिकन ग्रुप्स जो चल रहे हैं, जो कि सियाचिन के अंदर 17,000 के फीट पे रहते हैं। आपने पहली बार देखा कि जितने भी आपके ये ईगल्स हैं, जितने भी आपके बाज हैं, जो कि ड्रोन को एयर में ही कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्रेन किए गए हैं। जो आपके जितने भी फॉरेन के ब्रीड के जो सेंसिटिव डॉग्स होते हैं, जो कि माइंस को पकड़ते हैं, जो कि एक तरह से हाउंडर्स होते हैं, जो कि इंडियन जो रामपुर ग्रे हाउंडर्स को भी ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह से जो कि माइंस फील्ड को वो करना, इन्फिल्ट्रेट करना, और किसी भी डेंजर चीज को पहले से ही बता देना कि इस इलाके में ना आने का, तो वो अभी दिखा दिया गया। रैप्टर्स जो कि आपने देखा होगा जो चील और बाज की तरह के काम कर रहे हैं, उनको आपको दिखा दिया गया। तो ये जब चीजें हैं जो कि इसका पहली बार मैं भी देख रहा हूं कि हमारे टाइम पे ये नहीं थे, लेकिन ये जो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ईगल आई,
हम लोग ईगल आई की बात करते हैं कि ये जो ईगल्स हैं वो बहुत ऊंचाई से चीज़ों को बहुत बारीक से देख लेते हैं और अपने शिकार पर झपट पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये ईगल आई है और उसके साथ साथ में उनके साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि वो आसमान की ऊंचाई से ही पूरी चीज़ों को देख लेते हैं और हम तक तस्वीरें भेज देते हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पहली बार दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और उनके जरिए भी हम सामने जो है देखिए राजपूत रेजिमेंट का दस्ता आ रहा है लाल साफे के अंदर, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैं भी इसी का हिस्सा हूँ। और 1983 के अंदर यही परेड हमने भी मार्च किया था। उस समय जैल सिंह साहब जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी और बिल्कुल सामने से बैठे हुए थे। उसके पीछे जो है ये असम रेजिमेंट का दस्ता है और ये असम ये इन्फेंट्री के बटालियन से जो कि सियाचिन से लेकर किसी भी टेरेन में ऑपरेट करते हैं, एक प्लेन से लेकर डेजर्ट से लेकर के एल्टीट्यूड से लेकर के सियाचिन जैसे पहाड़ियों के अंदर ये कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक यही करते हैं, चुपचाप जाते हैं, स्ट्राइक करके वापस आते हैं। जो आपने मूवी देखी होगी उड़ी, उसकी जो कार्रवाई हुई थी, चुपचाप गए 6 या 7 दस्ते अपने आप कार्रवाई की और चुपचाप वापस आए थे। ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो भारत की एक बहुत सशस्त्र अंग है, ये साइलेंटली काम करते हैं और जमीन को जब तक ये होल्ड करते हैं तभी वो देश का अंग बनता है। ये इन्फेंट्री होती है जो कि मार्च आगे करती है और सबसे पुरानी और सबसे सशक्त सेना यही है इन्फेंट्री, क्योंकि उसके बाद ये सब मैकेनाइज्ड सेनाएं या नेवी या एयर फोर्स आई हैं जो कि देश का भी हिस्सा है। अब तो खैर चौथी सेना टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल आ गया है जो कि आगे की तरफ आपको ले जा रही है। ये जो है जैकलाई है, जम्मू एंड कश्मीर मलेशिया होती थी जो कि स्टेट फोर्सेस होती थी, पहले जो है JNK की, अब जो है जैकलाई बनी है जिसको कि परमवीर सिंह बाना सिंह भी इसी के हैं। और जैकलाई काफी एक जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल के लोग इसमें रहते हैं और काफी इफेक्टिव है। और JNK के अंदर इनके कई TA बटालियंस हैं जो कि JNK को पूरा एक तरह से सशक्त और मजबूत बना के रखा हुआ है। तो ये सब सेनाएं जो है देश को एक तरह से विभिन्न अंगों से आते हैं, विभिन्न भागों से आते हैं और उनकी जो है आप प्रदर्शन जो है राजपथ जो कि आजकल कर्तव्य पथ के नाम पे जाना जाता है, दिखाया जा रहा है। ये रेजिमेंट ऑफ RT की जो सेना आ रही है, ये भी इसकी सेंटर जो है नासिक में है। और ये जितने प्रकार के गन्स होते हैं जो कि पीछे से सपोर्ट करते थे उसको फायर करते, मोटर्स हो चाहे लाइट आर्टिलरी गन हो चाहे मीडियम हो चाहे हैवी आर्टिलरी हो। और इसी में आपके बोफर्स वगैरह थे जो कि कारगिल के टाइम में आपने काफी सुना होगा कि टाइगर हिल के ऊपर जो है बोफर्स ने भी फायर किए थे। तो ये एक बड़ा अच्छा स्प्रिंग सिस्टम है जो कि आपको दिखाया गया। रही बात ये कि आप पूछ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्या आपका एक सवाल था? नहीं, मेरा सवाल कर्नल साहब एक डिफेंस को लेकर के था कि जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या हमको AI के माध्यम से उस तकनीक से ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं, हम आपसे जानते हैं क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि आप भी इसी आर्टिलरी के पार्ट रहे हैं, तो आपके जीवन में अगर कोई बढ़िया घटना हुई हो तो उसका भी आप जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं, मैं तो राजपूत रेजिमेंट का पार्ट रहा हूँ और शुरू से कोई युद्ध तो नहीं देखा, क्योंकि जब तक तो युद्ध 71 का था, लेकिन जितना चाहे वो LTT का ऑपरेशन था। अभी देखिए जो आपके सामने जो है ये भैरव बटालियन आ गई है। अब ये भैरव बटालियन जो है एक ऐसी सक्षम बटालियन बनाएगी जो कि मिक्स क्लास होती है, सब लोग होते हैं इसके अंदर और ये जो कहीं कैसे भी ऑपरेट कर सकती है। एक तरह से टेक्नोलॉजी से लेकर के ये अंदर इन्फिल्ट्रेट से करके एक छोटी सी टुकड़ी के रूप में बनाई गई है जो कि पहली बार इसको दिखाया गया है। और भैरव का मतलब ये होता है कि काल, एक तरह से काल है ये, और कहीं भी जाकर के किसी तरह के वो किसी भी दुश्मन को कहीं भी ऑपरेट करके उनको खत्म करेगी। इनके अंदर जो है टेक्नोलॉजी भी है, इनके अंदर जो है इतने सक्षम लोग हैं कि किसी प्रकार की सहायता मांग सकते हैं और किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए
या आगे आ सकते हैं। इनको टरेन के हिसाब से, यानी कि जैसे पहाड़ी इलाके के लिए, डेजर्ट इलाके के लिए, जंगल के इलाके के लिए इस प्रकार से बनाया गया है। और रही बात मेरे बारे में जो आप पूछ रहे थे, मैं तो राजपूत रेजिमेंट से रहा हूँ, और जो कि लाल साफे में आपके सामने आई थी, और हमने ऑपरेट किया श्रीलंका ऑपरेशन में LTT के खिलाफ, हमने ऑपरेट किया है नॉर्थ ईस्ट में काउंटर एजेंसी के खिलाफ, हमने ऑपरेट किया है वैली के अंदर मिलिटेंट्स के खिलाफ, हमने ऑपरेट किया कारगिल में LOC के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तो हमारा ऑपरेशन जो है एक तरह से इन्फेंट्री का ऑपरेशन पूरे देश के हर हिस्से में रहता है, माउंटेन से लेके हिमालय से लेकर के आपके पानी तक श्रीलंका के ऑपरेशन में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक्टिव रहते हैं और एक तरह से मेहमानों को जानकारी देते हुए अगर गोलियों पे नाम राष्ट्रीय उत्सव आपके सामने हाजिर रहते हैं, तो इस तरह की जो एक्शंस होते हैं वो चलते रहते हैं। सलामी मंच के सामने अब है नौसेना का मार्चिंग कंटिजेंट। इस दल की कमान लेफ्टिनेंट करण नाग्याल संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट पवन कुमार, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण द्रेवेरिया प्लाटून कमांडर हैं। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल है। सधे कदमों और अनुशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे हैं। 12 अगर आगे तो 12 पीछे, इस तरह से करके एक बॉक्स फॉर्मेशन में चलते हैं, जो कि एक सलामी मंच के सामने अब आ रही है भारतीय नौसेना की झांकी। झांकी की विषय वस्तु एंकर्ड इन ट्रेडिशन, सेलिंग इनटू सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन है। झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। अनुशासन क्या होता है ये सेना बताती है, कर रही देश की रक्षा कैसे की जाती है ये सेना बताती है। विमान वाहक परिवार से परे, खुद से परे, बच्चों से परे, समाज से परे कैसे देश को आगे रखना है ये सेना बताती है। विजय की ओर अग्रसर भारतीय नौसेना को प्रतिबंधित कर रही है ये झांकी। Here come the men and women in blue, dressed in colorful ceremonials. Indian Air Force band comprising 72 musicians, including 57 Agniveer men, 9 women Agniveer and 3 drum majors, led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier. Following the band, approaching the saluting dais is the Indian Air Force marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. And on top of the Kartavya Path, you can see the Sindoor formation now flying over the skies, comprising 2 Rafale, 2 Sukhois, 2 MiG-29, 1 Jaguar fighter aircraft of the Indian Air Force. Formation led by Group Captain Raghuvanshi. Contingent on Kartavya Path of the Indian Air Force led by Squadron Leader Jagdish Kumar. Other officers, Squadron Leader Nikita Chaudhary, Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar and Flight Lieutenant Dinesh as supernumerary officers. Each step moving forward to achieve their motto, Nabha Sprisham Deeptam. And now comes the Veterans Tableau themed Sangram Se Rashtra Nirman Tak. The front tractor portion symbolizing Sangram features a striking 3-dimensional circular wall depicting iconic war machines. Crowning the wall is the symbolic Amar Jawan Jyoti, a solemn tribute to the fallen heroes whose supreme sacrifice secured the nation's freedom and integrity. And now comes the Tri-Services Tableau of Indian Defence Forces depicting भारतीय सशस्त्र सेना का झांकी आप देख रहे हैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर। संस्कृति की झलक, सेना के शौर्य की झलक इन झांकियों के माध्यम से आपको नजर आएगी। ये सिर्फ झांकियां नहीं हैं, ये देश के गौरवपूर्ण गाथा की कहानी है। ये इतिहास है जो देश ने पिछले
कितने सालों से खुद को समेट के संजो के हिंदुस्तान को खड़ा किया गया, ये वो इतिहास है। राफेल, ये राफेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राफेल की झांकी इस वक्त आपकी नजरों से गुजर रही है, साथ ही सेना का बैंड। The Indian Coast Guard band led by the Uttam Adhikari Papanur Ji Babu is marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha. के बाद अब भारतीय तट रक्षक बल का दस्ता सलामी मंच के सामने। हमारे समुद्र के प्रहरी और इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कंटिंजेंट कमांडर ऋषि शर्मा। वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं का ध्येय भारत की समुद्री शक्ति और सुरक्षा की प्रतिबद्धता के परिचायक ये सैनिक भारत के 11,098 किलोमीटर तक फैले समुद्र तट की रक्षा इनके कंधों पर। और अब DRDO की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री ए प्रसाद गौड़। DRDO हमारी रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस कर रहा है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति अपने पूरे जोश में और उसका प्रदर्शन। अब बारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के दस्तों की सब इंस्पेक्टर करण सिंह के नेतृत्व में CISF का बैंड दस्ता धुन बजा रहा है अमर सेनानी। Casting a golden glow to Kartavya Path. This is the contingent of the imposing Central Reserve Police Force, marching contingent. And this is the CRPF band going past the saluting base, playing Desh Ke Hum Hai Rakshak, commanded by Inspector Shamsher Lal. And this is the CRPF marching contingent going smartly past the saluting base, led by Assistant Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty. Going past the saluting base, the band contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force, led by Bandmaster ASI Devendra Singh.
This is the force that guards the nation's highest frontiers. The tune Kadam Kadam Badhaye Ja. Following the band marching smartly along the Kartavya Path is the marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police led by Assistant Commandant Pagar Janardhan Kalu, 3 subordinate officers and 144 Himvis. The ITBP stands sentinel along the 3,488-kilometer Indo-China border, operating in world's harshest conditions at altitudes up to 19,000 feet and temperatures plunging to minus 45 degrees Celsius. And now, leading the musical ensemble, Ruango Gunovo Kense, Grandmaster Woman Constable, leading the Delhi Police Band, playing Delhi Police Anthem. Following the band is the Delhi Police Marching Contingent led by Assistant Commissioner of Police Anant Dhanraj Singh IPS. 3 sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables, part of 148 marching contingent. A unique feature of this contingent is that every member is above 6 feet tall in height. What an imposing and majestic bearing. और अब स्वागत कीजिए रेगिस्तान के जहाज का। ऊंट राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में सीमा पर तैनात जवानों के एकमात्र भरोसेमंद साथी। ये है सीमा सुरक्षा बल के दस्ते में ऊंट चेतक पर सवार कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर की अगुवाई में। बीएसएफ के ये शाही ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। दस्ते की खास बात यह है कि 1976 से लगातार ये कंटिंजेंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। रंगों का समुद्र बिखरता हुआ कर्तव्य पथ पर भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर। उसके ठीक पीछे है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड, दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र बैंड, बीएसएफ का केमल माउंटेड बैंड। 35 बैंड वादक इसमें शामिल। नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। यह बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की धुन बजा रहा है। पहली बार इस दल ने 1990 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है कर्तव्य पथ। एनसीसी की छात्राओं का कर्तव्य की बात नहीं है, ये बात है संविधान की, ये बात है सपनों की, ये बात है सिस्टम की, ये बात है संकल्प की, ये बात है 2047 के विकसित भारत की। और इस वक्त कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं बीएसएफ के जवानों को, दिल्ली पुलिस को और इसके साथ ही तमाम जो प्रदेश के जो प्रशासन है, जो दस्ते हैं, वो आपको इस बार नजर आ रहे हैं। लगातार हर साल दर साल ये आपको कर्तव्य पथ पर नजर आते हैं। सेना का पराक्रम दिखाते हैं, सेना का शौर्य दिखाते हैं, सेना की जिम्मेदारी दिखाते हैं। सर, ये देखिए स्काउट गाइड और एनसीसी कैंप्स के जो बच्चे हैं वो भी कर्तव्य पथ पर नजर आ रहे हैं और बीएसएफ के जवान नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस नजर आई थी अभी कुछ देर पहले। तो प्रदेशों का अभी जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट और साल दर साल दिखाया जाता है, अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान के बीएसएफ का जो दस्ता था वो 67 से लगातार कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? ये कितना खूबसूरती से दर्शाया जा रहा है। देखिए, इसी को कहते हैं विविधता, अनेकता में एकता। विविधता है हमारे देश की। हमारा जो देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, तो ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो बहुत विविध प्रकार के हमारे पास मानसून की बात करें तो अलग अलग
ठंडी भी यहाँ पर ज़्यादा से पड़ती है, गर्मी भी ठीक से पड़ती है और उसके अलावा भी बसंत का मौसम होता है, तो एक मौसम भी अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। पहाड़ हैं, मैदानी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, उनके तरफ से भी तैयारी की जाती है। लेकिन इन सबके बीच में एक और चीज ऐड कर रहे हैं इस तस्वीर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देखिए अपनी चीजों को रख रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं अपनी ताकत को कि देखिए कि भारत ने कितनी तरक्की की है और भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारी जो ट्रेड डील चल रही है आपके साथ में, जो FTA की चल रही है, जो फ्री ट्रेड डील की हम बात करें, वो एग्रीमेंट की बात करें, वो चल रही है, तो वो कितना फायदेमंद हो सकता है, डिफेंस के सेक्टर में भी हो सकता है और बाकी के सेक्टर में भी हो सकता है। तो ये चीज उनको समझा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है उनको समझाने का और काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाकी प्रदेशों की झांकियां भी आती हैं इसमें, और इसमें एक अच्छा कंपटीशन होता है। जैसे तस्वीर देखिए ना, अगर किसी प्रदेश की झांकी इसमें नहीं आती है तो वो अपनी नाराजगी जाहिर करता है कि हमको मौका नहीं मिला। कई बार हमने इस तरह की तस्वीरें देखी, इस तरह के बयान हमने देखे, तो ये एक अच्छा तगड़ा कंपटीशन होता है सारे राज्यों के बीच में, यूटीज के बीच में, कि वो अच्छी से बढ़िया झांकी प्रस्तुत करें और देश में जो ये कर्तव्य पथ पर झांकी निकाली जा रही है उसमें अपना प्रदेश का मान बढ़ाए और देश का गौरव बढ़ाए। मानचित्र पे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो सकता है, लेकिन जब बात देश की आएगी तो फिर एक देश और एक ही सेना और एक ही भारत नजर आएगा। आज की इस भव्य परेड का मार्चिंग दस्तों के बाद अब बारी है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलकियों की, झांकियों की। सबसे पहले असम की झांकी, असम के धुबरी जिले का आशारी खानी गांव, असम के पारंपरिक टेराकोटा शिल्पकारों का सबसे बड़ा केंद्र। झांकी के साथ लोक कलाकार नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए। गुजरात की झांकी स्वदेशी स्वावलंबन और स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की थीम के साथ सलामी मंच के सामने। झांकी में आप मैडम भीखाजी कामा, जिनके झंडे पर वंदे मातरम अंकित है, उन्हें देख सकते हैं। झांकी के पिछले हिस्से में बापू की मूर्ति एक धर्म चक्र के साथ और सम्मानित रचनाकार झवेंद्र चंद मेघानी के रचे गीत की लय ताल पर उत्साह से झांकी के साथ चलते कलाकार। The tableau from Gujarat going past the saluting base. Explanations of what is happening, context being given. And now to Tamil Nadu, the mantra of prosperity, self-reliant India. So much to take in.